हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज सालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12th की मैथमेटिक्स अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है संतत्य तथा अवकलनीयता यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, इसकी प्रश्नावली 5.6 यानी कि 5.6 प्रश्नावली जो है चल रही है आपकी स्टार्ट होने। ठीक है, इसके पहले की क्लासेस में हमने 5.5 कवर कर लिया है और सारे क्वेश्चन विधिवत तरीके से लगा लिया है। आइए हम इस प्रश्नावली का उद्घाटन यानी कि शुरुआत करते हैं और स्टार्टिंग से इसके बारे में पहले जानेंगे। ये प्रश्नावली फलनों के प्रांचलिक रूपों के अवकलज पर आधारित है। तो ये क्या होता है, इसको इसके नाम पे बिल्कुल मत जाओ, घबराओ मत, बिल्कुल बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आप सब्र बनाए रखें। आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर अप करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फलनों के प्रांचलिक रूपों के अवकलज, इसका मतलब ये प्रांचलिक रूपों का अवकलज क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करते हैं, सभी डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज के सवाल पे आएंगे। ठीक है, आइए पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। आपको चाहे समझ में आए या ना आए, थोड़ा देर आप इसको सीखिए क्योंकि थियोरेटिकल है। थोड़ा सा सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन तो आप लगा ही लेंगे, 100% गारंटी मेरी। ठीक है, आइए सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले आप बात को ध्यान से समझो। इसमें आपको कोई एक फंक्शन नहीं दिया रहेगा, आपको दो फंक्शन दिए रहेंगे। दो चरों का किसी एक वेरिएबल में फंक्शन दिया जाएगा। जैसे से दैट मान लो कोई एक्स चर है आपका। ठीक है, ये कोई फंक्शन दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ टी। एक्स किसका फंक्शन है? टी का। एक और समीकरण की तरह से आपको दिया रहेगा, इससे इसको मान लेते हैं जी ऑफ टी। ठीक है, ऐसे दो समीकरण दिए रहेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस ऐसी दी रहेंगी। ये क्या है समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। डैश हटा देते हैं क्योंकि डैश तो अवकलन करने के बाद आता है। ठीक है, एक बस x बराबर एफ ऑफ टी, वाई बराबर जी ऑफ टी। देखिए इस वाले समीकरण का और इस वाले समीकरण का, इन दोनों से हमको क्या करना है, इन दोनों से हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है और हमको फाइंड करना है dy बाई dx। यही फाइंड करना है, dy बाई dx। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, इस एक समीकरण को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे समीकरण को डिफरेंशिएट करेंगे तो अलग अलग कुछ आएगा। लेकिन आप जरा, हमको तो dy बाई dx चाहिए, मतलब ये और ये, इन दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए। तो क्या रिलेशन है, जरा ध्यान से देखो। x और y में किस तरह का रिलेशन है? प्रांचलिक रूप से रिलेशन है। इसका मतलब है कि x जो है फंक्शन है t का और y भी फंक्शन है t का। यही इसमें दोनों में रिलेशन है। और हम अब करते हैं प्रोसीजर, देखते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को सबसे पहले, ये प्रोसीजर है, आप शायद इसको वर्किंग मेथड समझ के आप इसको नोट कर लीजिएगा। समीकरण 1 को t का फंक्शन है ना, जिस चीज का फंक्शन होता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x जो है t का फंक्शन है। समीकरण 1 को t के सापेक्ष और समीकरण 2 को भी t के सापेक्ष, समीकरण 2 को भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सबसे पहला काम, सबसे फर्स्ट वर्किंग मेथड है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सापेक्ष अवकलन करेंगे। अभी मैं सवाल कराऊंगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा। अवकलन करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 को और 2 को, दोनों को x के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कैसे करेंगे अभी बताते हैं। सब दूसरा नंबर, फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 से भाग कर देंगे, से भाग करेंगे। इतना करने पर आपका dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, इतना करने पे आपका dy बाई dx आ जाएगा। आइए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उन क्वेश्चंस से आपको समझाते हैं कि ये सब क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से सारे सवालों को लगाने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं अपनी प्रश्नावली 5.6 के, और वहाँ से स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे से कि क्या करना है इस चैप्टर में। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जिसमें आपको दो समीकरण दिए गए हैं, एक यक्स बराबर 2at² और दूसरा समीकरण है y बराबर at⁴। ठीक है, ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं। x जो है वो t का फंक्शन है, इट मीन्स इसमें केवल जो वेरिएबल है वो t है, और y जो है वो भी t का फंक्शन है। इसका मतलब है कि y के अंदर जो वेरिएबल है, y में जो वेरिएबल है वो भी t है। ठीक है, फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए वर्किंग मेथड। पहला क्या था कि दोनों को t के सापेक्ष अवकलन करना था। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये वाला हमारा समीकरण 1 है, ये वाला हमारा समीकरण 2 है। दोनों को किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के। तो मैं एक तरफ इसका अवकलन, एक तरफ इसका अवकलन करूंगा। ठीक है, पहला x बराबर 2at², ये समीकरण 1 है हमारा, और इधर मैं करूंगा y बराबर at⁴, समीकरण 2 है हमारा। ठीक है, इसको t के सापेक्ष और इसको t के सापेक्ष, दोनों को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। वो स्टेप याद रखना, 2 ही स्टेप में आंसर आ जाएगा आपका। समीकरण इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सॉरी हर बार x के सापेक्ष अवकलन करते थे, लेकिन अब t के सापेक्ष अवकलन करना है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि आदत पड़ी रहती है x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखने की, इसलिए यहाँ पे t के सापेक्ष करना है। तो t के सापेक्ष, अच्छा t के सापेक्ष हम कर क्यों रहे हैं अवकलन, x के सापेक्ष क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि x जो है वो t का फंक्शन है ना, जो इसके अंदर है उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो फंक्शन में है। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये होगा क्या, dx बटे dt, मतलब जो x का अवकलन है वो t के सापेक्ष, देखो जो नीचे होता है उसी के सापेक्ष अवकलन होता है। जैसे dt लिखा है, dt मतलब t के सापेक्ष अवकलन किसका, x का, d/dt ऑफ x, x का अवकलन t के सापेक्ष, ऐसे पढ़ते हैं इसको, बराबर। इधर आओ, क्योंकि इधर 2 और a ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, 2 और a ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज है, तो कांस्टेंट का अवकलन होता नहीं है, टू थोड़ा बड़ा बना देते हैं, कांस्टेंट का अवकलन होता नहीं है, तो हमारा जो t² है इसका अवकलन हो जाएगा, d/dt किसका अवकलन करना है, t² का अवकलन। ठीक है, इधर आओ, अब यहाँ पे भी यही ऐसे ही t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा d/dt किसका, y का, और बराबर इधर a का अवकलन होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, अब होगा t⁴ का अवकलन, d/dt किसका अवकलन, t⁴ का। इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी, बहुत ही ईजी बातें थी ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे dx बटे dt हो जाएगा ये, बराबर इधर 2a, अच्छा t⁴ का अवकलन, पूरी पावर नीचे आएगी, 2 नीचे आ गया, और एक पावर कम कर देंगे तो एक पावर बचेगी। ठीक है, एक पावर बचेगी और एक माना जाता है। ठीक, ठीक हो गया, इसका अवकलन हो गया। इधर आओ, ये हो जाएगा dy/dt बराबर, इधर a का अवकलन होगा नहीं, 4 को नीचे बुलाएंगे और एक पावर कम कर देंगे तो 3 पावर बचेगी। ठीक है, हो गया। t का t के सापेक्ष करते तो 1 होता है, किसी का उसी के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा dx बटे dt बराबर, ये 2 दूनी 4at, इधर आओ। ठीक है, ये वाला अवकलन dy/dt बराबर 4at⁴, ये हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। अब आप समझो, इसको समीकरण 1 मानने के लिए रहने दो, इसको मत मानो, समीकरण 1 यहाँ मान लो, उसका कोई काम नहीं है ना, मान लोगे कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 यहाँ मानो 1, और इसको मान लो समीकरण 2। अब क्या करेंगे भैया, ये जो समीकरण 2 था उसमें हम 1 से भाग करेंगे, मतलब 2 y को ऊपर रखना है ना, dy/dx, मतलब y को ऊपर रखना है, तो इसका मतलब 2 को ऊपर रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण
2 में 1 से भाग कर देंगे, भाग करने पर, मतलब ऐसे करने पर समीकरण 2 को 1 से भाग करते हैं ऐसे, ठीक है। 2 को 1 से भाग करते हैं। आइए करते हैं इसको। यहाँ पे करें, जगह कम है, एक ही लाइन का काम है, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। या फिर इसको मिटाते हैं, ऊपर ही करते हैं। एक सवाल मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक मेथड, एक ही ट्रैक पे सारे सवाल है, एक समझ में आ जाएगा तो आप सारे सवाल खुद से ही लगा लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा ज़रूर सारे सवाल, ठीक है। ठीक, आइए यहाँ के बाद से यहाँ सवाल मिटा देते हैं, काम नहीं है इसका। हाँ, समीकरण 2 ये रहा। 2 है dy बाई डी टी बटे dy बटे डी टी, इसको इससे भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा dx बटे डी टी बराबर, इधर आ जाओ आप, 4a⁻³ बटे ये वाला 4a⁻t। फिर से समझ लेंगे बात को, 2 में 1 से भाग करना है तो समीकरण 2 ये वाला dy बाई डी टी बराबर 4a⁻t³ ऊपर है, और नीचे ये वाला समीकरण 1 dx बटे डी टी बराबर 4a⁻t। ठीक, समझ में आ रहा है। अब आप ये dt से dt को उड़ा सकते हैं, 4 को 4 से उड़ा सकते हैं, a को a से उड़ा सकते हैं, और t⁻³ और एक t को उड़ा सकते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा t⁻²। अब बचा क्या क्या, उनको लिख लिया जाए। dy बचा बटे ये कट गया है, dx बचा, और यही तो हमें चाहिए था। देखो ना अपने आप ही हमने कैसे अवकलन करते, कैसे कैसे मेथड, इस तरह से इस मेथड को डिजाइन किया कि हमारे पास dy बाई dx अपने आप ही आ जाए, जैसे ही डिवाइड करें बराबर। इधर क्या बचा है, t² बचा केवल, ये देखो, बोलो बोलो बोलो, कितना आसान था ना। अब आपको लग रहा होगा कि जो इसके पहले वाली एक्सरसाइज थी वो थोड़ी सी कठिन थी, कहने का मतलब थोड़ा सा इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन इसमें देख रहे होगे आप तो आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा इजी है यार, जल्दी हो जा रहा है। हाँ, ये इजी ही है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन उतारता हूँ और उसको भी करता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और या चाहे तो नोट कर लीजिए। आइए अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी प्रश्नावली का 5.6 का ही। x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे t तो है, ये नहीं है, देख रहे होंगे कि t तो है नहीं, तो अब क्या करें भैया, जब t ना हो तो उसके देखिए ढूंढो कुछ और होगा, तो यहाँ पे वो थीटा है, मतलब सेम वही चीज़ है, बस t के जगह पे थीटा है। तो इसकी आदत डालो कि पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, या t हो या थीटा हो या कुछ और हो, लेकिन आपको क्लास 12th में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें या तो पैरामीटर t होगा या तो थीटा होगा, इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा है, कहीं t रहता है, कहीं थीटा रहता है, तो बस उसी को बदला जा सकता है, बाकी सवाल लगाना वैसे ही है। तो पिछली बार जब t था तो t के सापेक्ष अवकलन किया था, यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, आएगा वैसे ही। तो आइए फिर से इसको भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो पहला है वो x बराबर है a cos थीटा, और हमारे पास जो दूसरा है वो है y बराबर में b cos थीटा। दोनों को थीटा के साथ अवकलन करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे t नहीं है, t के जगह पे थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, बड़ा आसान है ये भी, सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसे इधर भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करूं तो dx जो है d बाई डी थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है तो थीटा नीचे रहेगा, d बाई डी थीटा, और x का अवकलन करना है थीटा के सापेक्ष, तो ऐसे हो जाएगा बराबर।
इधर भी a का तो होगा नहीं क्योंकि a कांस्टेंट वैल्यू है, cos थीटा का होगा, तो d बाई डी थीटा किसका होगा, cos थीटा का। ऐसे इधर भी कर लो, y है तो d बाई डी थीटा, थीटा के सापेक्ष करना है और y का करना है बराबर, इधर b का तो होगा नहीं, b कांस्टेंट है, cos थीटा का होगा, तो d बाई डी थीटा और cos थीटा। ये ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा क्योंकि x का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो डी एक्स बटे डी थीटा ऐसे लिखा रहेगा। इधर a देखो cos थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस को मैं आगे लगा देता हूँ और साइन थीटा ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा, थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो एक हो जाएगा, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर दे, उसको नहीं लिख रहे हैं, मान लिया जाएगा वो डी वाई बाई डी थीटा बराबर, इधर b का तो होगा नहीं और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ लगा दें और साइन थीटा यहाँ लगा दें, और थीटा का करेंगे तो एक हो जाएगा। बस इसको बोल दें समीकरण नंबर 1, इसको बोल दें समीकरण नंबर 2। फिर वही बात कि 2 को 2 में 1 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे लिख दो ऐसे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर हो गया। अब आप कर सकते हैं ना इसको आराम से, चलिए कर देते हैं, मिटा देते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं, यहीं पे आंसर लिखते हैं। दूसरा सवाल है ये प्रश्नावली का, ये वाली प्रश्नावली बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि इतने ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन, इतने ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं है। पिछले वाले में थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन थे इसलिए टाइम लग गया उस वाली प्रश्नावली को ख़त्म करने में। हाँ, तो एक सेकंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो कहाँ पे पहुँचे थे, हाँ 2 में 1 से भाग करना था, तो समीकरण 2 ये रहा, कर दो भाग भैया, डी वाई बाई डी थीटा है बराबर, उधर क्या है माइनस का b साइन थीटा, और भाग करना है तो बटे लगाओ, इसमें भी बटे लगाओ। किससे भाग करना है, इस वाले से, तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर लगा ही है, इधर आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा। ठीक, तो अब जो कट पीट रहा हो काट पीट दो भैया, ये माइनस से माइनस कट रहा है और साइन थीटा से साइन थीटा कट रहा है, और ये माइनस से ये माइनस कट रहा है, और ये थीटा से ये थीटा कट रहा है। काट कैसे दिखाया ना करो, सिर्फ अगली लाइन में लिख दिया करो। ये तो मैं इसलिए दिखा देता हूँ, देखो क्योंकि मुझे समझाना है, आपको समझना है, तो इसलिए मैं काट के भी दिखाता हूँ जिससे आपको दिखे कि कौन कौन सी चीज़ कैसे गायब हुई। बाकी आप कोशिश किया करो बिना काटे पीटे ऐसे लिख दिया करो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इधर है b बचा है और बटे में a बचा है, तो यही हो गया आपका आंसर। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद की जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं अगली क्लास में करने वाला हूँ। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप चाहें तो खुद ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करा दूंगा बोर्ड पर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करने के बाद आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।